हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे और सही ढंग से कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो आपको अपना केयर भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेते रहना है ताकि आपका बॉडी जो है वो सैचुरेशन में रहे और एग्ज़ाम के समय आप थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील करें, उस समय आपकी तबीयत ख़राब ना हो। तो आज हम लोग करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, यानी कि मौर्य का उत्कर्ष से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट लगाएँगे। बहुत सारे 2-3 सेट को लगाएँगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहीं से। आज का जो क्वेश्चन आंसर सेट है बहुत ही शानदार सेट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि राजगृह का राजवेद जीवक गणिका का पुत्र था, जिसका नाम था। तो जीवक किसका पुत्र था? याद रखना है, गणिका का पुत्र था। और वो कौन थी? तो साल्वती थी। ऑप्शन नंबर ए साल्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किस कूटनीतिज्ञ की सहायता से प्राप्त की थी? तो अजातशत्रु को वैशाली पर विजय दिलाने वाला कूटनीतिज्ञ जो था वो वस्यकार था। ऑप्शन नंबर सी वस्यकार सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि किस मगध शासक ने रथमूशल और महाशिलाकंटक नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग युद्ध में किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि रथमूशल और महाशिलाकंटक का जो सबसे पहला प्रयोग है वो अजातशत्रु द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? तो आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन जो है वो मगध का शासक बना और इसी उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर एक शहर को बसाया था, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है और वर्तमान में पाटलिपुत्र को ही हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो आपको सही आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर सी उदयन मैंने अभी बताया आपको। आगे देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो मगध शासक ने जो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था तो वो शिशुनाग था। ऑप्शन नंबर बी शिशुनाग इसका सही आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? तो यानी कि बिंबिसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो आपको पता ही होगा कि बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार जो है वो मगध की गद्दी पर 547 ईस्वी पूर्व में बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु जो मगध की गद्दी पर 495 ईस्वी पूर्व में बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु जीवन के प्रारंभिक काल में किस धर्म का अनुयायी था? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक काल में ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी नहीं, जैन धर्म को मानता था। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अजातशत्रु ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किस धर्म को अपना लिया था? यानी कि अंतिम अवस्था में किस धर्म को अपना लिया? तो ये बौद्ध को अपना लिया। तो आपको ध्यान में रखना है, पहले ही जैन धर्म को मानता था और बाद में अंतिम दिनों में इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नंद राजवंश का संस्थापक था। तो आपको पता होना चाहिए कि नंद राजवंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगध में नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि मगध में नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। ऑप्शन नंबर सी नागदशक इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल घनानंद होगा इसका सही आंसर, नागदशक नहीं होगा। इसे सुधार लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घनानंद की जी लड़ाई जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और चाणक्य की सहायता से अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का वध कर देता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगध में नंदवंश का शासन समाप्त होने के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि नंद वंश का जैसे शासन समाप्त हुआ, मौर्य वंश का शासन शुरू हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मगध में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को मारता है और मौर्य वंश को स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? तो आपको पता होना चाहिए कि मगध के राजा जो अजातशत्रु थे उनका सदैव युद्ध होता रहा वैशाली गणराज्य
राज्य के साथ उनका संघर्ष लगातार चलता रहा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आपको पता होना चाहिए मौर्य नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी। तो आपको पता होना चाहिए बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र स्थापित की थी? तो मैंने आपको बार-बार बताया है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र स्थापित किया था। कहाँ से स्थानांतरित करके? तो भाई उन्होंने स्थानांतरित किया था राजगृह से। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन हुआ? तो आपको पता ही होना चाहिए कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो अजातशत्रु है उसका शासक बनता है मगध का, और अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बनता है। तो बिंबिसार को मारता है अजातशत्रु, अजातशत्रु को मार देता है उदयन। इसीलिए इस हर्यक वंश को ही पितृहत्ता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहंता वंश आपको ध्यान में रखना हर्यक वंश है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है बिंबिसार शासक था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या देखिए कहता है कि मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो आपको पता होना चाहिए कि मगध राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है उसे बिंबिसार को माना जाता है। आगे देखिए आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि जरासंध कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि जरासंध जो है वो मगध नरेश था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया। अब हम लोग कुछ आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा थियरी है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला आक्रमण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फारसी आक्रमण। तो भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण जो था वो फारस का था, यानी ईरान का था, जिसे साइरस ने किया था। आगे देखिए वह प्राचीन विश्व के इतिहास का महानतम विजेता माना जाता है। उसका राजकाल जो था वो 588 से 530 ईस्वी पूर्व का था, इसे आपको ध्यान में रखना है। सिंध के पश्चिम काबुल तक के सभी कबीले साइरस के अधीन रहकर टैक्स देते थे, यानी कि कर देते थे। साइरस ने काबुल के निकट स्थित कपीसा नामक नगर को ध्वस्त कर दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। साइरस के बाद उसका बेटा कैम्बोसिस फारस का शासक बनता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। कैम्बोसिस का शासनकाल 530 से 522 ईस्वी पूर्व का है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या कहता है कि कैम्बोसिस जो था अपने पिता की तरह योग्य नहीं था। कैम्बोसिस के बाद साइरस का पौत्र डेरियस प्रथम शासक हुआ, जिसने 518 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार भारत डेरियस का 20वां प्रांत था। भारत जो था वो डेरियस का 20वां प्रांत था। तो डेरियस के बाद फारस का शासक जेरेक्सस बना, ये आपको ध्यान में रखना है। और जेरेक्सस का शासनकाल जो है वो 465 से लगभग 456 ईस्वी पूर्व तक का था। जेरेक्सस ने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग अपने सैनिक जस्तों के निर्माण में किया था। जेरेक्सस के बाद फारस का शासक डेरियस तृतीय बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। और डेरियस तृतीय के समय फारस पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का अधिकार फारस पर हो गया। उसके बाद जो है वो उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको लगाने का प्रयास करते हैं। इससे लगातार प्रश्न बनते हैं। आपने अगर थियरी को अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो एमसीक्यूज़ में 8-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, इसे आपको अच्छे से लगा लेना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पे मैं इसे ज़ूम करता हूँ, देखिए कहता है कि भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया कि फारस लोग या फारस का जो साइरस था वो पहला आक्रमणकारी था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन था? तो सुल्तान जैन उल आबिदीन का शासन जो था वो कश्मीर में था, आपको ध्यान में रखना है। फारस के साइरस का राज्यकाल था। तो फारस के साइरस का जो राज्यकाल था वो अभी मैंने आपको बताया 588 से 530 ईस्वी पूर्व तक का था। चौथा क्वेश्चन कहता है कि साइरस के बाद फारस का शासक कौन बना था? तो आपको पता होगा साइरस के बाद जो है वो जो फारस का शासक है वो कैम्बिसियस बनता है। कैम्बिसियस इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि फारस में किस शासक ने सिंधु घाटी पर आक्रमण कर इसे अपने अधीन कर लिया था? तो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है। तो सिंधु घाटी पर आक्रमण किसने किया था और उसे अपने अधीन कर लिया था? तो आपको पता होगा डेरियस प्रथम ने। आगे देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन कहता है कि फारस के शासक डेरियस प्रथम ने सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी पर कब आक्रमण किया था? तो डेरियस ने सिंधु घाटी पर 518 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। सातवां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार भारत डेरियस प्रथम का कौन सा प्रांत था? तो भारत जो है वो डेरियस प्रथम का 20वां प्रांत था, आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक कौन बना था? तो डेरियस प्रथम के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का शासक है वो जेरेक्सस बना था। ऑप्शन नंबर बी जेरेक्सस का सही आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है कि किस शासक के समय
में फ़ारस पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि डेरियस तृतीय के समय सिकंदर का आक्रमण जो है वो भारत में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो आकृति युक्त सिक्कों का जो प्रचलन है वो सबसे पहले भारत में शुरू करने का जो श्रेय है वो पार्थियनों को जाता है। ऑप्शन नंबर बी पार्थियन इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने मौर्य का उत्कर्ष और फारस का आक्रमण दोनों पढ़ लिया। आपको दोनों ही टॉपिक को अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।